उनके बाजू में बिजलियां बर गई थी। इन्होंने वक्फे वक्फे से इस तरह 10 बम फेंके थे कि इंस्पेक्टर चुनीलाल और इसके साथी बुखलाकर रह गए थे। शायद इसकी जिंदगी में पहली मर्तबा ये मौका आया था कि उसके हमराही निशाना बांधे बगैर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि दोनों गए किस तरफ हैं और वो फायरिंग किस तरफ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल ने दूरबीन गले में लटका ली थी और भगत सिंह को इशारा कर दिया था, जिसने अपने हाथ में पकड़ी गन से रोशनी राउंड फायर करना शुरू कर दिए थे। इस तरह कम से कम वो लोग दोनों को सही पोजीशनों का अंदाजा कर लेते, लेकिन इन्हें तो जैसे जमीन निगल गई थी या फिर आसमान ने उचक लिया था, क्योंकि फिजा तो दिन की तरह रोशन हो गई थी, लेकिन वहां सिवाय घास के चारों तरफ फैले जंगल के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस लंबी जंगली घास के आगे जिस मैदानी इलाके में इन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, वहां से दोनों अचानक गायब होकर शायद इसी जंगली घास में दाखिल हो गए थे। सरहद के दोनों इतराफ मीलों तक फैलती इस जंगली घास में इनके दाखिल हो जाने का मतलब ये था कि अब भारत की सारी फौज भी अगर इन्हें तलाश करने के मिशन पर निकल जाती तो इन्हें ना ढूंढ पाती। ये जंगली घास का सिलसिला, जिसे मकामी लोग बेला कहते थे, बांस के दरख्त की तरह बढ़ता और जंगल की आग की तरह फैलता चला जाता था। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल को कुछ और तो ना सूझी। इसने अपनी गन उठाई और मोर्चे से बाहर निकल आया। इसके साथी भी इसके ताक़ुब में लपके और सब लोग अंधाधुंध घास के इस तवील सिलसिले पर गोलियों का मीना बरसाने लगे। उन लोगों के ख्याल के मुताबिक दोनों अचानक इसी में गायब हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदी से गिरते रोशनी राउंड्स की जिंदगी खत्म होती चली गई और देखते ही देखते एक मर्तबा फिर अंधेरा उनका मुकद्दर बन गया। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल को जिंदगी में पहली मर्तबा इस नौयत की बेबसी का एहसास हुआ था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मुकाबला वाकई इंसानों से था या जिनों से। इस तरह तो जिन भी इनके बिछाए जाल से निकल कर नहीं जा सकता था, जिस तरह वो दोनों निकल गए थे। अपने 20 जवानों के खसूसी दस्ते के साथ वो सर झुकाए मकामी पोस्ट की तरफ जा रहा था। पोस्ट कमांडर ने उसकी एक झलक देखते ही अंदाजा कर लिया था कि इस मर्तबा चुन्नीलाल को हजीमत उठाना पड़ी है। इसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। यही हाल पकड़ पर मौजूद बाकी जवानों का भी था। इन्होंने तवील मुद्दत के बाद पहली मर्तबा चुन्नीलाल को नाकाम लौटते देखा था। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप और खाली हाथ? पकड़ कमांडर लकी राम ने तंजिया अंदाज से कहा। लकी राम, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ख़ुसूसन जब घर के भेदी लंका ढाने पर तुल जाएं तो यही सूरत हाल पेश आया करती है। मैं दूसरी बात कहूँगा महाराज, बुरा मत मानिएगा। कभी कभी घर के लोगों को भी घर के भेद में शामिल कर लेना ही बेहतर होता है। इस तरह अपनी ताकत बढ़ जाती है। लकी राम भी परले दर्जे का शातिर था। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल ने इस बात का कोई जवाब न दिया और पकड़ कमांडर से मुल्हिका कमरे में चला गया। उसे रह रह कर दोनों के हाथों से निकल जाने का गम खाए जा रहा था। दोनों की रवानगी भी जिनों की तरह हुई थी। जिस तरह जिन किसी इंसान के जिस्म से निकलते हुए आमिल को कोई निशानी देकर जाया करते हैं, इस तरह वो दोनों भी जाते जाते उसे 2 लाशें तोहफे में दे गए थे। उसके 2 जवान मारे गए थे और दुश्मन का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये पछतावा उसको जान को आ गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके जाल की तरफ आती ये दोनों मछलियां अचानक किस तरह खुले समंदर में वापस लौट गईं। कहीं मकामी पकड़ से तो इन्हें खतरे का सिग्नल नहीं मिल गया था। इसने सोचा, फिर खुद ही नाम में गर्दन हिला दी। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने अपने साहब तजर्बे की बुनियाद पर इस बात का तो बतौर खास ख्याल रखा था और पकड़ पर कड़ी नजर रखी थी। यूं भी अगर ऐसा होता तो वो दोनों इस तरफ का रुख ही ना करते और सरहद से ही वापस लौट जाते। इन्होंने तो पाकिस्तानी सरहद से करीबन 1 किलोमीटर अंदर नाका लगाया हुआ था। इतने नजदीक आकर उनके वापस लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कहीं उसके अपने साथियों में से तो कोई आस्तीन का सांप नहीं। कोई देर तक इस मफरूजे पर जहन लड़ाने पर भी इसे नफी में जवाब मिला। उसने अपनी आंखों से दूरबीन लगा रखी थी। अगर किसी ने कोई सिग्नल दिया होता तो उसे जरूर नजर आ जाता। अचानक एक ख्याल उसके जहन से टकराया और उसने फौरन भगत सिंह को अपने पास तलब कर लिया। 3 नंबर मोर्चे पर कौन कौन था? उसने भगत सिंह की तरफ देखे बगैर पूछा। सर, दोनों बिहारी थे, बुलाओ इन्हें। हवलदार भगत सिंह उल्टे कदमों वापस लौट गया और अगले ही लम्हे दोनों बिहारियों को इसके सामने पेश कर दिया। इन दोनों का ताल्लुक सूबे बिहार से था और हाल ही में इन्हें इंस्पेक्टर चुन्नीलाल के खुसूसी स्क्वाड में शामिल किया गया था। तुम कौन सी बीड़ी पीते हो? इंस्पेक्टर चुन्नीलाल ने अचानक ही इनमें से एक से सवाल किया। सर, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, ये बीड़ी पीता है, एक ने घबराकर दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेवकूफ, आज तुम्हारी वजह से 2 अहम स्मगलर हमारे 2 साथियों को मारकर निकल गए। तुम्हारी मामूली गलती की वजह से, इसने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। साहब, मैं समझा नहीं। विष्णु माता की सौगंध साहब, अपन ने कुछ नहीं किया। बीड़ी नोश बिहारी ने इसके सामने हाथ बांधते हुए कहा। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से जेल की काल कोठरी में पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हर साथी को एक मौका संभलने का जरूर देता हूँ।
तुम आसाम राइफल से आए हो, शायद तुम्हें पंजाब की तरफ रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे। हवा पश्चिम से पूरब की सिमत चल रही थी। तुमने बीड़ी सुलगा रखी होगी, जिसका धुआं इस तरफ गया था जिधर से वो दोनों आए थे। तुम्हारे मोर्चे से बमुश्किल 15 गज की दूरी पर वो रुका था। शायद उसने धुएं की बू सूंघ ली थी। इन लोगों के एहसास बहुत तेज होते हैं, समझे तुम। इंस्पेक्टर चुनली लाल ने इतने जोर से चिल्लाकर यह बात की थी कि इसके बाकी तमाम साथी अपनी जगह लरस कर रह गए थे। जिस जवान ने गलती की थी वो अचानक ही जमीन पर गिरा और उसके कदमों में अपना सर रखकर माफी मांगने लगा। ठीक है, उठो। आइंदा कभी नाकाबंदी के दौरान सिगरेट या बीड़ी ना पीना, समझे। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल जानता था कि इसने दांस्ता ऐसा नहीं किया। यूं भी उसने अपने साथियों को इस नोयत की कोई हिदायत जारी नहीं की हुई थी और ना ही इस बात का अंदाजा था कि मफरूर होने वालों की कुव्वत शमार इतनी तेज होगी और वो आएंगे भी और इस मोर्चे के सामने से ही आएंगे। आलर सुबह इसने अपने दोनों साथियों की लाशों को बड़े बोझल दिल से बीएसएफ के ट्रक में कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दिया। दोनों बाप बेटे घने दरख्त की शाखों में बंदरों की तरह छुपे बैठे थे। सारा ड्रामा उनकी आंखों के सामने हुआ था और इसके इख्तिताम पर बीएसएफ के सुरमा अपनी शिकस्त खोरदा गर्दनें लटकाए वापस पोस्ट की तरफ जा रहे थे। वो इसी घने और तनावर दरख्त के करीब से गुजरकर वापस लौटे थे। उनके फरिश्तों को भी इस बात का गुमान नहीं रहा होगा कि उनके मुजरिम लंबी घास के बजाय उनकी आंखों में दूध झोंक कर गायब हो गए हैं। नथु खान और इसका बेटा हनीफ आम किस्म के स्मगलर नहीं थे। वो तो कभी स्मगलर नहीं रहे थे। इन मायनों में जरूर स्मगलर थे कि इन्हें महीने में 2-3 मरतबा सरहद के आर पार आना जाना पड़ता था, लेकिन वो पाकिस्तान से हमेशा खाली हाथ आते और इधर से उधर माल लेकर वापस जाया करते थे। लेकिन ये माल भी कीमतन नहीं खरीदते थे, मुफ्त हासिल किया करते थे। तकसीम से पहले नत्थू का गांव सरहद के पार भारतीय इलाके में था। गुरदासपुर के इस गांव में उसके आबाओ अजदाद सर्दियों से रहते आए थे। नत्थू चोरी के इस पेशे से कब से मुंसलिक था, इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। इसे याद था कि बचपन ही से उनके घरों में फिरंगी पुलिस का आना जाना रहता था। कभी पुलिस वाले उसके किसी चचाजाद को गिरफ्तार करने आते थे और कभी इसके बाप को ले जाते। 2-3 मरतबा उसने अपने दादा को भी उनके साथ जाते देखा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये सब लोग 2-3 माह बाद खुद ही घरों को वापस लौट आया करते थे। ये अलग बात है कि वापसी के बाद कम से कम 1 महीने तक वो हिलने जुलने के काबिल नहीं रहते थे, क्योंकि पुलिस उन पर वहशियाना तशद्दुद करती थी। उनसे चोरी का माल निकलवाने और सच उगलवाने के लिए उन पर 3rd डिग्री तरीके आजमाए जाते थे। कोई ऐसी अजियत नहीं थी जो इन्हें जिस्मानी तौर पर ना पहुंचाई जाती हो। उनके एक के बजाय 5-5 रिमांड लिए जाते थे और हर रिमांड पर नया ऑफिसर उन पर मशक़ सितम ढाया करता था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात होता। क्या मजाल जो कभी इन्होंने अपनी जबान खोली हो। हैरत की बात थी कि वो लोग जाने कब से चोरी के धंधे से वाबस्ता थे, लेकिन उनमें से किसी ने कभी इस इल्जाम में जेल नहीं काटी थी, क्योंकि उन पर पुलिस कभी इल्जाम साबित ही नहीं कर सकी थी। हवालाती की हैसियत से उनका कयाम उस वक्त तक जेल में होता था जब तक उनका मुकदमा अदालत के सामने ना चला जाता। अंग्रेज का दौर था, इन्हें बेशुमार कबाहतों के साथ एक खूबी इस दौर की वहाँ का अदालती निज़ाम भी था। जब तक मुलजिम के खिलाफ पुलिस ठोस सबूत फराहम न करती, अदालत सजा नहीं देती थी और इनके खिलाफ सबूत चोरी का माल ही हो सकता था जो कभी बरामद नहीं होता था। जहां तक पुलिस के बनाए गवाहों का ताल्लुक था, उनमें से बेशतर गवाह तो वो खुद थे, या वो गवाह जो अदालत में नत्थू के बुजुर्गों की दहशत से अपना बयान तब्दील कर लिया करते थे। पाकिस्तान बना तो नत्थू अकेला ही जिंदा रह गया। उसका एक ही भाई था जो उधर दुश्मनी की बेड़ चढ़ गया। बाकी 3 बहनें थी जिनके खामिद शरीफ और कारोबारी लोग थे। नत्थू ने पाकिस्तान बनने से पहले शादी कर ली थी, लेकिन अपने धंधे से कभी ताइब ना हुआ था। वो लोग इधर भी एक सरहदी गांव में ही आबाद हुए थे। सरहद के पार भारतीय इलाकों में उन दिनों हजारों की तादाद में गायें और भैंसें आवारा फिरती रहती थी। नत्थू का जब दिल चाहता सरहद पार से 8-10 जानवर हाँक कर इधर ले आता और नजदीकी मंडी में फरोख्त करके अपना काम चलाए रखता। दोनों तरफ सरहदों की हदबंदी हो गई और कुछ यूनिटें भी बन गई, लेकिन नत्थू खां को कभी मुश्किल न हो सकी। उसके लिए इस सरहद की लकीर की अहमियत इससे ज्यादा कुछ नहीं रही थी कि अब उसे एक के बजाय 2 ममालिक की पुलिस से बचना पड़ता था। 13 साल हनीफ की उम्र थी जब इसने पहली मर्तबा अपने बाप के साथ सरहद अबूर की थी और कामयाब वापस लौटा था। फिर तो हर तीसरे चौथे चक्कर में नत्थू खां उसे अपने साथ ले जाने लगा। 1 साल में उनके 2 मुकाबले बीएसएफ से हुए थे, लेकिन दोनों में भारतीय सरहदी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। भारतीय सरहद से वो माल किसी न किसी तरह निकाल लाते थे, लेकिन पाकिस्तानी सरहद में जब भी रात को गुजरने वाले मवेशियों का सुबह खोजी खुरा उठाते तो सीधा नत्थू के गांव पहुंच जाते। 15 साल की उम्र में हनीफ ने अपने मुल्क की तफ्तीश भी काट ली। जुर्म उसके खून में रच बस गया था।
उसने अपने बड़ों से एक ही बात सीखी थी कि जब भी पुलिस के कब्जे में आओ खाली हाथ आओ और पुलिस को कभी कुछ ना दो। उसका चाचा कहा करता था 10 दिन का पुलिस रिमांड 10 साल जेल में चक्की पीसने से 1000 गुना बेहतर है। ये वो असूल था जो उसे अपने बाप यानी हनीफ के दादा की तरफ से मिला था और अब नस्ल दर नस्ल इन्हें मुंतकिल हो रहा था। चंद शाह जो उस इलाके में नया नया तैनात हुआ था, यहाँ आने से पहले नत्थू खां की शोहरत सुन चुका था। उसने अपनी पुलिस तरबियत के मुताबिक अपनी दांस में मुजरिम के बड़े कमजोर पहलू पर हमला किया था और एक रोज जब नत्थू खां भारतीय इलाके में चोरी करने गया हुआ था, उसकी गैर मौजूदगी में गाँव के स्कूल से वापस लौटते हनीफ को अपने साथ हाँकता हुआ थाने ले आया था। साला चोर की औलाद, स्कूल में पढ़ने जाता है, अभी करता हूँ तेरी पढ़ाई। ओए कहाँ गया तेरा बाप? चंद शाह ने पुलिस की मखसूस जबान में नत्थू खां को 3-4 गालियां सुना दी, लेकिन इसके जवाब में गोलीबात का जो तोरमा हनीफ ने बांधा इसने चंद शाह को गुस्से से पागल ही कर दिया। वो अपना डंडा संभालता इस तरह हनीफ पर हमला आवर हुआ जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ डालेगा। थाने का हमला बाकी नया नहीं था। उसके मुंह नत्थू खां ने बंद कर रखे थे और इनमें से बेशतर वो थे जो सरकार के कम और नत्थू खां के ज्यादा वफादार थे। इन्होंने पहले तो यही कोशिश की कि चंद शाह अकेला ही हनीफ से निपटे, लेकिन जब थानेदार साहब ने इन्हें गालियां देना शुरू की और अपनी मदद के लिए पुकारा तो बादल ख्वास्ता वो भी इसकी मदद के लिए हाथ चलाने लगे। ये अलग बात है कि इन्होंने पुलिस की दबान में अपने मोहसिन का हक नमक अदा करते हुए हाथ हल्का रखा। हनीफ खां जब तक होश में रहा थानेदार को गालियां देता रहा। 3 मरतबा वो अब तक बेहोश हो चुका था और चंद शाह को खतरा पैदा होने लगा था कि अगर चौथी मर्तबा भी वो बेहोश हो गया तो दोबारा कभी होश में नहीं आएगा। यूं भी अगर इसकी कोई टांग या हाथ तशद्दुद से टूट जाते तो नत्थू खां उसे तिगनी का नाच नचा देता। इसके अहलकारों ने बताया था कि नत्थू खां बड़ा सियासी बदमाश है। उसने अंग्रेज की पुलिस को नचा कर रख दिया था और ये लोग इसके सामने किसी खेत की मूली नहीं थे। मकामी थाने का हवलदार ही सबसे पहले रात के नत्थू खां के घर पहुंचा था। माँ जी, इसने नत्थू खां की बीवी से कहा, शेर का बच्चा है तुम्हारा हनीफा, क्या मजाल जो उसने जरा कमजोरी दिखाई हो। बिल्कुल बाप पर गया है। बाप की तरह उसने भी पुलिस का नाचका बांध कर रखा है, लेकिन बच्चा है माँ जी। चंद शाह बड़ा जालिम थानेदार है, रहम तो उसको छू कर नहीं गुजरा। कहीं तैश में कोई हड्डी पसली न तोड़ डाले। आप कोई बंदोबस्त ही कर लें तो बेहतर है, जाने नत्थू खां कब वापस लौटेगा। हनीफ की माँ ने एक मर्तबा तो कलेजे को हाथ डाला, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गई। वो नत्थू खां की चचाजाद भी थी और बचपन ही से ये सब कुछ देखती आ रही थी। उसके लिए ये खबर कोई घबरा देने वाली बात नहीं थी, लेकिन अपने लख्ते जिगर पर वो भी इतनी कम उम्री में ऐसा वहशियाना तशद्दुद एक मर्तबा तो वो सहम गई। नत्थू खां ही घर पर नहीं था। अगर वो खुद यहाँ होता तो पुलिस की क्या मजाल थी कि उसके बेटे पर हाथ डालती। इन्होंने नत्थू खां की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया ही था। उसे और तो कुछ न सूझा। अपने 2 नौकरों को साथ लेकर साथ वाले गांव में उसके वकील के घर पहुंच गई, जो नत्थू खां का मुस्तकिल वकील था। ये कोई मामूली वकील नहीं था, बड़ा पहुंची हुई हस्ती थी। वो पुलिस से निपटने का फन बड़ी अच्छी तरह से जानता था। उसने दूसरे ही लम्हे शहर का रुख किया और रातों रात अदालत आलिया से बेल्फ लेकर अगले रोज दोपहर से पहले थाने पहुंच गया। थाने का अमला नत्थू खां का वफादार था। इन्होंने बेल्फ को उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा दिया जिसमें हनीफ खां को चंद शाह ने हथकड़ी लगाकर बिठाया हुआ था। चंद शाह खुद थाने से बाहर किसी काम से गया हुआ था जब अदालती बेल्फ वहां आ पहुंचा और उसकी वापसी तक बेल्फ ने हनीफ खां को हथकड़ियों समेत बरामद कर लिया था। चंद शाह चकरा कर रह गया। थानेदार इसका बाप यहाँ होता तो मैं अदालत की मदद भी हासिल ना करती। मैं नत्थू खां की बीवी हूँ। पुलिस तो जायज शिकायत पर हमारे गांव का रुख नहीं किया करती। तूने तो मेरे बेटे को नाजायज गिरफ्तार करके इस पर तशद्दुद किया है। जब तक तेरी पेटी न उतरवाऊं चैन से नहीं बैठूंगी, याद रखना। नत्थू खां की बीवी ने, जो बेल्फ के साथ ही थाने में आई थी, इसे ललकारते हुए कहा। चंद शाह ने अपनी 20 साल मुलाजमत में ऐसी कोई गलती नहीं की थी। उसने रोजनामचे में कोई इंदराज किए बगैर हनीफ को हब्स से बेजा में रखा हुआ था। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतने शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। थानेदार चंद शाह को तो जमीन अपने कदमों तले सिरकती महसूस हो रही थी। उसने जैसे तैसे वक्त को टाला और नत्थू खां की वापसी पर बड़ी बड़ी पंचायतें भेजकर उससे माफी का ख्वास्तार हुआ। नत्थू खां किसी सूरत इसे माफ न करता अगर मस्जिद के मौलवी फाजिल शाह साहब उसकी तरफ से मिन्नतदाराना न करते। ठीक है शाह जी, अगर आपका हुक्म है तो इसे कह दें कि इस तहसील से अपना तबादला करा दे और जिंदगी में दोबारा कभी इधर का रुख ना करे। बिलाखिर इसने फाजिल शाह साहब की बात मान ली। चंद शाह यूं भी अब इस काबिल नहीं रह गया था कि दोबारा इस इलाके में झक मारता। यहाँ के चोर भी पुलिस पर गालिब रहते थे। इसने भी इसी में आफियत जानी कि इज्जत बचाकर यहाँ से निकल जाए। बात कुछ भी रही हो, नत्थू खां ने अपने बेटे का टेस्ट ले लिया था। इसे अंदाजा हो गया था कि हनीफ इसका सही जानशीन साबित होगा। अब वो एतमाद से उसे अपने साथ की थी मुहिम पर ले जा सकता था।
जब नथु खां ने इस काम का आगाज किया था तो किसी भी मुहिम पर रवानगी के वक्त वो लोग अपने साथ एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा और कुल्हाड़ी लेकर सरहद अबूर किया करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया था। डांग सोटी की लड़ाई का दौर खत्म हो चुका था और जदीद असला बदमाशों का हथियार बन गया था। जब नथु खां के बुजुर्ग ये काम करते थे तो निहत्थे दुश्मन पर हमला करना अपने लिए गाली समझते थे। लेकिन अब दौर ही ऐसा आ गया था कि लोग अपने दुश्मन को निहत्थे होने के मुंतज़िर हुआ करते थे। तब पुष्ट से हमला करना बुज़दिली और अब मर्दानगी जाना जाता था। बदमाश अपने दुश्मन की औरतों को अपने घरों की औरतों की तरह इज्जत और मान दिया करते थे। लेकिन अब दुश्मन की माँ बहन को सरे बाजार रुसवा करना बहादुरी ख्याल किया जाने लगा था। नथु खां ने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें असलहे के बलबूते पर अपना धंधा जारी रखना पड़ेगा। वो अपने खानदान का पहला फर्द था जिसने कलाशनकोव हाथ में उठाई थी, वरना वो लोग तो एक नाली या दो नाली बंदूक से ज्यादा अपने घरों में कुछ नहीं रखा करते थे।